हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उत्तराखंड टॉपर्स के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय संविधान में जो हमारा आज का टॉपिक है वो टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं। देखिए, प्रत्येक देश का अपना एक संविधान होता है, प्रत्येक देश की अपनी एक व्यवस्था होती है और प्रत्येक व्यवस्था की अपनी कुछ विशिष्ट विशेषताएं होती हैं। इसी तरीके से हमारे संविधान की भी कुछ विशिष्ट विशेषताएं हैं। वैसे तो हमारे संविधान में अनेक विशेषताएं हैं, लेकिन उनमें से कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो ये बोर्ड पर लिखी है। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये विशेषताएं इंपॉर्टेंट है, जैसे कि भारतीय संविधान लिखित एवं निर्मित संविधान है, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है, आदि आदि। तो इन विशेषताओं पर हम चर्चा करेंगे, विस्तार से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो देश का संविधान है वो लिखित संविधान निर्मित संविधान कैसे हुआ, हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे बड़े संविधान कैसे हुआ, हमारे देश में जो संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है इसका अर्थ क्या हुआ, न्याय पुनरावलोकन का अर्थ क्या हुआ। तो एक एक कर हम इस सभी पॉइंट पर चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है कि भारतीय संविधान लिखित एवं निर्मित संविधान है। अब हमने ये समझना है कि लिखित एवं निर्मित संविधान किसे कहा जाता है और अलिखित संविधान किसे कहा जाता है। लिखित और अलिखित संविधान में केवल अंतर इतना है कि जो लिखित संविधान होगा उस संविधान में अधिक से अधिक प्रावधान लिखे गए होंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि उस संविधान में अधिक से अधिक बातें लिखी गई होंगी, और जो अलिखित संविधान होगा उस संविधान में कम से कम प्रावधान किए गए होंगे, कम से कम बातें लिखी गई होंगी। दूसरा, लिखित संविधान एक संविधान सभा के द्वारा निर्मित किया जाता है एक निश्चित टाइम पीरियड में। चूंकि हमारे देश का संविधान संविधान सभा के द्वारा निर्मित किया गया था और जिसको बनने में जो समय लगा 2 साल 11 महीने 18 दिन, तो ये एक निश्चित टाइम पीरियड है। तो इस तरीके से हमारे देश का संविधान लिखित संविधान हुआ। अगर हम अमेरिका का उदाहरण लें तो अमेरिकन क्रांति हुई थी जैसे कि 1776 में, और उस क्रांति के पश्चात अमेरिका में जो संविधान बनना शुरू हुआ 1787 में और जिसको लागू किया गया था 1789 में। तो अमेरिका का संविधान बनाया गया था फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस के द्वारा। तो इस तरीके से अमेरिका का संविधान भी एक लिखित एवं निर्मित संविधान है और हमारे देश का संविधान भी एक लिखित एवं निर्मित संविधान है, क्योंकि लिखित संविधान में अधिक से अधिक प्रावधान होते हैं और लिखित संविधान को एक निश्चित टाइम पीरियड के अंदर एक संविधान सभा द्वारा निर्मित किया जाता है। तो इस आधार पर हमारे देश का संविधान, अमेरिका का संविधान एक लिखित संविधान है और विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का संविधान है जो लागू हो चुका था 1789 में। अलिखित संविधान में कम से कम प्रावधान लिखे गए होंगे, और एग्जाम्पल है ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, इजराइल का संविधान अलिखित संविधान है, क्योंकि उसको अलिखित संविधान वह संविधान होगा जो एक निश्चित टाइम पीरियड में लिखा ना जाए और जिसका निर्माण एक संविधान सभा द्वारा निर्मित ना हो, तो उसको हम अलिखित संविधान कहेंगे। तो यही एक बेसिक सा अंतर है लिखित एवं निर्मित संविधान में। तो ये हमारे संविधान की पहली विशेषता थी। बात करते हैं दूसरी विशेषता की, सेकंड पॉइंट की। जो सेकंड पॉइंट है कि हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि इतना बड़ा संविधान किसी भी देश का नहीं है जितना बड़ा संविधान हमारे देश का है। तो हमें ये जानना है कि हमारे देश का जो संविधान है वो आखिर इतना बड़ा है कैसे। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। कैसे? वो इसलिए क्योंकि हमारे संविधान में जो कुल भाग है वो 22 है और अनुच्छेद 395 है और अनुसूचियाँ 12 अनुसूचियाँ हैं। भाग है 22, अनुच्छेद है 395 और अनुसूचियां हैं 8+4 यानी कि 12। अब
आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक हमेशा कन्फ्यूज़न बनी रहती है कि भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियाँ, इन शब्दों का अर्थ क्या है, इन शब्दों की मीनिंग क्या है। तो इसको समझ लेते हैं कि भाग किसको कहेंगे हम संविधान में, अनुच्छेद किसको कहा जाता है, अनुसूचियों का अर्थ क्या होता है। तो इसमें कोई भाग का अर्थ हुआ जब संविधान सभा के निर्माताओं के द्वारा संविधान का निर्माण किया जा रहा था, तो हमारे संविधान में हर बात को क्लियर ढंग से कह दिया गया है कि फॉर एग्जांपल अगर हमें हमारे देश की नागरिकता को प्राप्त करना है तो इंडियन सिटीजन प्राप्त करने के लिए उसका क्या प्रोसीजर होगा उसको कह दिया गया है। हमारे देश के जो नागरिक हैं उनके कौन कौन से मौलिक अधिकार होंगे उसके बारे में विस्तार से बता दिया गया है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे राष्ट्रपति जी है या राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है या न्यायपालिका है या कोई और संस्था है या कोई और पद है, तो उन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा कर दी गई है। तो जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था, फॉर एग्जांपल जब नागरिकता के बारे में बताया गया, अब हमने संविधान में नागरिकता से संबंधित बातें लिखनी शुरू की। तो सपोज हमने स्टार्ट की पॉइंट 1 से, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5 और ये बात पॉइंट 5 पे आगे ख़त्म हो गई। तो इसके बाद बात की गई मौलिक अधिकारों से संबंधित। एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको समझ रहे हैं। तो या तो हमारे पास एक तरीका ये है कि हम मौलिक अधिकार से संबंधित जो मौलिक अधिकारों से संबंधित बात कही जाएगी उसको पॉइंट 1 से फिर से शुरू करें, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5, फिर इसी तरह का आगे से हम बढ़ते चले जाएं। या फिर दूसरा तरीका यही है कि इसी क्रम को हम जारी रखें। तो मौलिक अधिकारों से संबंधित जो बातें कही गई, मौलिक अधिकार, तो वो पॉइंट 1 से शुरू ना कर पॉइंट 6 से शुरू कर दी गई, 7, 8, 9, 10। और मान लिया जाए कि वो 6 से शुरू हुई और पॉइंट 10 पर ख़त्म होगी, तो इसके बाद दूसरा क्लॉज शुरू हो जाता है। जैसे कि राष्ट्रपति से संबंधित कोई बात कही गई। इसी तरह पॉइंट जो क्रम संख्या लगातार चल रही है, 11, 12, 13, 14, 15 और राष्ट्रपति से संबंधित जितनी भी बातें कही गई, जो भी प्रोसीजर रखा गया, वो फॉर एग्जांपल 11 से शुरू होकर 15 पे आगे ख़त्म हो जाता है। फिर शुरू होता है राज्यपाल से संबंधित, और वो भी 16 से लेकर 20 तक खत्म हो जाते पॉइंट। तो यही क्रम संविधान में कंटिन्यू जारी रहा। अब भाग किसको कहा गया? भाग कहा गया जो नागरिकता से संबंधित जितनी भी बातें थी उसको एक बॉक्स में बंद कर देते। तो ये क्या हो गया? ये हो गया भाग 1, इसको कहा गया भाग 1। और मौलिक अधिकार से संबंधित जितनी बातें थी 6 से शुरू हुई थी, पॉइंट 10 तक खत्म हो गई, तो यहां तक इसको कह दिया गया भाग 2। इसी तरीके से राष्ट्रपति से संबंधित जो बातें कही गई पॉइंट 11 से लेकर पॉइंट 15 तक, तो इसको कह दिया गया भाग 3। ये उदाहरण के तौर पर समझाया जा रहा है आपको। और इसी तरीके से राज्यपाल से संबंधित जो बातें कही गई इसको कह दिया गया भाग 4। तो ये क्रम कंटिन्यू जारी है। तो ये है भाग का अर्थ। अब अनुच्छेद किसको कहते हैं? अनुच्छेद जो ये पॉइंट है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5, पॉइंट 6, तो जो ये लगातार संख्या है, इन लगातार संख्याओं को अनुच्छेद कह दिया गया। तो ये है भाग और अनुच्छेद में अंतर। ठीक है। अब अनुसूचियों का अर्थ क्या हुआ? अनुसूचियों का अर्थ हुआ कि जो हमारे संविधान में चीज़ें बिखरी हुई हैं, उन बिखरी हुई चीज़ों को उठाकर अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 4 इस तरीके से उसमें रख दिया गया है। यानी कि जो समाज में जो संविधान में चीज़ें बिखरी हैं, उन बिखरी हुई चीज़ों को निकालकर अनुसूचियाँ बना दी गई हैं। अब उन अनुसूचियों में कौन कौन सी बातें कही गई है, कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो इसके बाद जस्ट आएगी। और उस टॉपिक का नाम ही होगा भारत की अनुसूचियाँ, जो 12 अनुसूचियाँ हैं। और उन 12 अनुसूचियों में कौन कौन सी बातें कही गई हैं, कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और ये एग्ज़ाम के
दृष्टिकोण से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन निकलते हैं। तो बात करेंगे हम अब नेक्स्ट वीडियो में अनुसूचियों से संबंधित भारत की अनुसूचियाँ। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय।